विकास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। विकास जी, मुमताज आलम जी। धन्यवाद। विकास जी, जिस तरह से अखिलेश यादव दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये वही कहावत है जो बहन मायावती ने अभी 22 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं आपको बता दूं, 22 सितंबर 2022 में बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के दलित, समाजवादी पार्टी के दलित प्रेम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा था कि इनके ऊपर वो कहावत चरितार्थ होती है कि मुख में राम और बगल में छुरी। ये लोग आज दलितों की वकालत, दलितों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके शासनकाल में दलितों पर विभिन्न अत्याचार हुए और दलितों के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 था। तो ये लोग आज जाकर के घड़ियाली आंसू बहा करके मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ये हमने नहीं कहा, ये दलित की बेटी बहन मायावती जी ने कहा है। तो मुझे लगता है कि उनके शब्दों को दलित समाज बहुत गंभीरता से लेता है और जैसा कि समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उन्होंने ये भी कहा, सोनम जी, कि दलितों के महापुरुषों और उनके स्थानों, उन महापुरुषों के नाम पर स्थानों और मूर्तियों के जो नामकरण किए गए थे, उन्हें बदलने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। तो ये सीधा सीधा आरोप है समाजवादी पार्टी के ऊपर, बहन मायावती जी का, जो दलित की बेटी है उनका, बहन मायावती का समाजवादी पार्टी के ऊपर। तो समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर आज से पहले ही बहन मायावती जी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुकी हैं। मैं गेस्ट हाउस कांड के डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ ऐसे हजारों लाखों विषय हैं जिसमें दलितों के अत्याचार में समाजवादी पार्टी नंबर 1 रही है। का अनावरण कर रहे हैं, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि निकाय चुनाव 2024 को लेकर के सपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्या बहन मायावती जी से माफी मांग ली अखिलेश जी ने? क्या उन हजारों दलितों से माफी मांग ली जिनको प्रताड़ित किया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में? तो ये घड़ियाली आंसू हैं अखिलेश यादव के। ये मुख में राम बगल में छुरी वाली कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो गई आज अखिलेश जी के ऊपर। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी को हर विषय को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और इसे भी लेना चाहिए कि अखिलेश यादव जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में रही तो आपको याद हो कि उनके गृह जनपद इटावा में दलित परिवार के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, उसे ट्रैक्टर से रौंदा गया। तो ये ऐसे उनके गृह जनपद इटावा में उनकी ही सरकार में हुआ है। तो वो लोग आज जब दलितों के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर दलित उन्हें संदेह की नजरों से देखता है और दलित उन पे कितना विश्वास करता है कि किसी से छुपा नहीं है। जी विकास जी, जिस तरह से मुमताज जी ने कहा है, मैंने उनसे पूछा था कि अखिलेश यादव ने इससे पहले इस तरह की मूर्तियों का अनावरण क्यों नहीं किया जब उनकी सरकार थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब जब निकाय चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है तो ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव दलित कार्ड खेल रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी कितने भी कार्ड खेलने, विधानसभा चुनाव में इन्होंने अल्पसंख्यक कार्ड खेला था। हम सबको याद है, इन्हें विधानसभा चुनाव से पहले जिन्ना याद आ गए थे, अगर आपको याद हो। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इन जातिगत समीकरणों के आधार पर अपनी राजनीतिक विरासत को, राजनीतिक परिवारवादी पार्टी को बचाना चाहते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं भूलती है कि एक तरफ तो आप काशीराम जी को लेकर के ये कहते हैं कि वो इटावा से सांसद बने। अरे भाई, वो लोकसभा सांसद अपने बलबूते बने, किसी के एहसान में नहीं बने वो लोकसभा सांसद। दूसरी चीज, उसी इटावा में आपने दलित परिवार के ऊपर ट्रैक्टर चलवाया है श्रीमान जी, उसी इटावा में जिस इटावा का जिक्र अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कर रहे थे। दूसरी चीज मुझे बताते हैं आपको, चंदौली, सहारनपुर, गाजियाबाद, यहाँ की घटनाएं आपको याद है? समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिरों में दलितों को नहीं घुसने दिया जाता था। ये स्थितियां थी समाजवादी पार्टी की सरकार में दलितों की। तब समाजवादी पार्टी को न काशीराम याद आते थे, न दलित याद आता था। तब समाजवादी पार्टी केवल अपने एक विशेष वोट बैंक की चिंता में मस्त और व्यस्त थी। तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा इन्हें नहीं समझ में आएगा। आपने एक सवाल उठाया, बहुत बुनियादी सवाल है कि जब आप सत्ता और सरकार में होते हैं तब ना आपको परशुराम की याद आती है,
तब ना आपको काशीराम की याद आती है। अलबत्ता जब ज्योतिबा फूले नगर नाम था हाथरस का, तो उसका नाम बदलने का काम किसकी सरकार ने किया, इनसे पूछिएगा जरूर। क्या ज्योतिबा फूले जी दलित समाज की बेटी नहीं थी, दलित समाज की चिंतक नहीं थी? क्या ये बताएं पूरे देश को, क्या दलित समाज के चिंतक नहीं थे? बताएं पूरे देश को। क्या समाजवादी पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है कि सत्ता आ जाएगी तो उन्हें राम मनोहर लोहिया जी भी याद आ जाएंगे, कांतीराम जी भी याद आ जाएंगे, और जब सत्ता का जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो अब इनको कोई याद नहीं आएगा? चुनाव के साथ तो इन्हें सारे याद आने लगते हैं, और चुनाव के बाद केवल चाचा, भतीजा और ताऊ और बेटे और उनके बेटे, उनके भतीजे, फूफा, पूरा एक। आपको याद है कि एक अखबार में एक आर्टिकल निकला था, एशिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है अखिलेश यादव का परिवार। किस हैसियत से है ये? क्या समाजवादी पार्टी के पास मुमताज जैसे कार्यकर्ता नहीं है जिन्हें आगे बढ़ाया लाया जा सके? बड़ा दुखद होता है समाजवादी पार्टी जब ऐसे प्रेजेंट करती है कि जैसे कि वही एकमात्र ऐसी पार्टी है बगुला भगत। मैंने पहले ही कहा आपको, ये सब बगुला भगत हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी इनके ऊपर विशेष कटाक्ष करते हुए पहले ही लिख चुकी हैं कि इनका उद्देश्य है मुख में राम और बगल में छुरी वाला। तो ये तो मौका आएगा जब सत्ता में आएंगे तो दलितों पर अत्याचार कराएंगे। दूसरी चीज, स्नेहा जी इनसे ये, सोनम जी इनसे ये पूछिएगा, ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2015 में किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, ये हम सब जानते हैं। 2015 में यूपी में दलितों के द्वारा 8,460 केस दर्ज कराए गए, जो दुर्भाग्य देखिए इस उत्तर प्रदेश का, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा था, पूरे देश में सबसे ज्यादा। और आज वो यहाँ बैठकर दलितों की वकालत कर रहे हैं। बड़ा हैरत होती है मुमताज जी, किसी को झूठ कहने से पहले 100 बार तस्दीक कर लिया करिए। मुमताज जी, झूठ कहने से पहले 100 बार सोच लिया करिए कि यथार्थ में जनता देख रही है और समझ रही है। उस इटावा की घटना को आप झूठ कह रहे हो क्योंकि वो दलित परिवार के साथ हुई थी घटना, इसलिए वो आपको झूठ देख रहा है। तो ऐसा प्रोपोगंडा फैलाना समाजवादी पार्टी बंद करे। दलित जानता है कि आज उसके हितों की रक्षा के लिए कौन खड़ा है। आज दलित जानता है कि इसे पिछले कई वर्षों से ठगा गया। उस दलित को सच्चे मायने में मुख्य धारा से जोड़ने का काम किसने किया? चाहे प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देने की बात हो, और चाहे उससे भी बड़ी बात, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धोए हैं। आजाद भारत के इतिहास में अगर ऐसा किसी ने किया हो आज से पहले किसी नेता ने, तो मुमताज जी सोच करके बता दें मुझे। आएगा तो ऐसे ही हंसते हैं, ऐसे ही हंसते हैं, क्योंकि आप दलितों को केवल वोट बैंक समझते हैं। आप दलितों का केवल शोषण करने में विश्वास रखते हैं। तब आपको हंसी नहीं आई जब दलितों के ऊपर आप अत्याचार हो रहे थे इस उत्तर प्रदेश के अंदर। तब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे दलितों के अत्याचार के ऊपर? ये बहुत गंभीर विषय, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसे हंस रहे हैं कि जैसे दलितों को लेकर के वो समझते हैं कि दलित आज भी उतना ही मूर्ख है। दलित अब मूर्ख नहीं है, दलित समझदार है और दलित सब समझता है। जी जी, जिस तरह से मुमताज जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ों और दलितों के हक पर डाका डालती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ठीक बात है। मुझे लगता है कि हवाई दावों से कुछ नहीं होता है। यथार्थ में जाइए। आपको मैं दूसरी घटना याद दिला देता हूँ। आप याद करिए कि देवरिया के बरहज गांव की वो घटना जहां पर यूपी में दलित परिवार का नरसंहार कर दिया गया था। ये किसके शासनकाल, ये किसके शासनकाल में हुआ था? अरे भाई, आप हाथरस पे हिल गए रहेंगे, मैं आपको पूरे उत्तर प्रदेश में घुमा लाऊंगा दलितों के अत्याचार पर। तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा मैं अभी दिखाई दे रहा हूँ ना। धैर्य रखिए भाई, डरिए मत भाई। आप केवल हाथरस पे हिल गए रहना, मैं पूरा यूपी घुमा लाऊंगा आपको। आप केवल हाथरस पे हिल गए रहिएगा। आप सुनिए मुमताज जी, सुनिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने कर्मकांड किए हैं ना, आपके ना मानने से कुछ नहीं होगा। दलित बहुत समझदार है भाई। आप समझिए कि दलित जानता है कि उसका हित किसमें है। दलित जानता है कि देश का सबसे बड़ा नेता, देश के सर्वोच्च पद पर, देश के उच्चतम पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आज दलित भाइयों के पैर धो करके उनको नमन करता है। तो मुझे लगता है कि दलित को सच्चे मायने में आज अगर सच्चे मायने में सम्मान मिला है तो आज मिला है। वो लोग क्या जाने दलितों के सम्मान को, जिनके शासनकाल में देवरिया के बरहज में पूरे परिवार को नरसंहार में ध्वस्त कर दिया जाता है, उसको बलि चढ़ा दिया जाता है।
वो लोग क्या जाने दलितों के सम्मान के बारे में, जो दलितों के नाम पर जब मायावती जी ने शहरों के नाम किए और जब वो सरकार में आए तो उन्होंने उन दलित महापुरुषों के नाम को हटा दिया। क्यों भाई, किस लिए हटा दिया था? बहुत बड़े आप दलित के हितैषी बन रहे हैं, बताइए ना कि ज्योतिबा बाई फूले नगर का नाम आपने क्यों बदल दिया सरकार में आने के बाद? बताइए भाई, पूरा उत्तर प्रदेश आपसे जानना चाहता है कि जिस इटावा से अखिलेश यादव रहने वाले हैं, उसी इटावा में दलितों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए जाते थे, तब अखिलेश यादव मौन रहते थे सरकार में रहने के बाद। बताइए पूरे उत्तर प्रदेश को भाई कि जब दलित बेटी आपसे अगर समर्थन वापस लेगी, उन्हीं काशीराम ने उन्हें बेटी का दर्जा दिया था, जिन काशीराम को मित्रता का अभी आप उदाहरण दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी को लेकर के। बताइए इस पूरे उत्तर प्रदेश को कि तब आपने दलित बेटी के साथ क्या किया था। मुझे तो डिबेट में कहते हुए और उस विषय पर सोचते हुए भी घृणा आती है। मुमताज जी, विकास जी के सवालों का जवाब दीजिए। हाथरस में अपराधी जेल में है भाई, हाथरस में अपराधी जेल में है। ये चिंता वो करें जो आंखें बूंद लेते थे, दलित उत्पीड़न के नाम पर आंखें बंद कर लिया करते थे, ये वो बंद करें भाई। आप बताइए ना कि आपने ज्योतिबा बाई फूले नगर का नाम क्यों बदला? क्या वो दलित नहीं थी? क्या वो दलित नहीं थे? दलित महापुरुष नहीं थे ज्योतिबा बाई फूले? आप बताइए ना भाई, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास बताने के लिए नहीं है। यही वो कारण है कि आप हृदय से दलितों को नहीं मानते हैं, आप केवल दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसीलिए आज आपके पास शब्द नहीं है। क्यों ठीक कहा था, मुख में राम और बगल में छुरी। तो मुख में तो आपके दलित है, लेकिन आप जब ये सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले दलितों पर अत्याचार करवाएंगे, दलितों के महापुरुषों के नगरों के नाम बदलेंगे, तो दलितों को लेकर के उत्पीड़न। और मैं सोनम जी आपको एक बात बता दूं, आप जरा टैली करिए इनकी उस लिस्ट पे कि इनके पास आज से पहले दलित नेता नहीं थे जिन्हें वो दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर पाते। सारे के सारे बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सारे के सारे बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये बार बार हाथरस पे चले जाते हैं। अपने भाई हाथरस से बाहर आइए, जेल में है अपराधी, जेल में है अपराधी। मुमताज जी, विकास जी ने जो आपसे पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। चर्चा मुद्दा जो है वो बताइए इस देश को कि आपने ज्योतिबा बाई फूले नगर का नाम क्यों बदला? मैंने आपके सवाल का जवाब दिया इटावा को लेकर के, आप भी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जी विकास जी, जिस तरह से मुमताज जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ठीक बात है, ये ठीक वैसे ही है जैसे मनगढ़ंत कहानियां बना करके अपने आप को दलित चिंतक के रूप में स्थापित करना। अब सुनिए सर, सुनिए, डरिए मत मुमताज जी, डरिए मत। आपने जवाब नहीं दिया, मैं बताता हूँ आपको। जो फर्जी एनसीआरबी के आंकड़े लेकर के आए वो अपने पास रखिए। आप फर्जी आंकड़े मत दीजिए, मैंने चेक कर लिए, मुझे बताना, मैं आपको भी दिखा दूंगा। फर्जी आंकड़े मत दिया करिए डिबेट में बैठकर, मेरा आग्रह है आपसे। मैंने चेक कर लिया। आप अगर चाहते हैं कि यही बात खत्म हो जाए तो इसलिए शांति रखिए, ठीक है? मुझे परवाह है, मुझे डिबेट की भी चिंता है, तो फर्जी आंकड़े मत दिया करिए, इतना मेरा आपसे आग्रह है श्रीमान जी। दूसरी चीज, आपने कहा कि हमने नाम नहीं बदले, हमने नाम पुराने कर दिए। ठीक बात है, अगर हाथरस का नाम ज्योतिबा बाई फूले नगर हो जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता, जरा बता दीजिए? कौन सा इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो जाती, जरा बता दीजिए? दूसरी चीज श्रीमान जी, मुमताज जी सुनिए, आप दलितों के अगर हितैषी हैं तो सुनिए। सोनम जी एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मुमताज जी, मालूम है, मुमताज जी, विकास जी की बात को सुनने दीजिए, फिर आपकी भी बात को सुना जाएगा। मुमताज जी, इनकी सरकार में गाना बना था, हाय हमारी जमीन कब्जाए ले, हाय भैया ओ अखिलेश भैया, है ना? बना था कि नहीं मुमताज जी? बना था। वो उसकी जमीन कब्जाई नहीं थी, दरअसल में वो उसकी जमीन अखिलेश यादव ने अपनी पार्टनरशिप में ले ली थी, तो वो इसलिए उसका गाना माना नहीं गया। वो कौन था जरा ये भी पता करिएगा, ठीक है? जरा पता करिएगा कि वो किस जाति किस वर्ग विशेष का था, ये पता करिएगा। बड़े शर्म की बात है, अखिलेश यादव जी को ये सोचनी चाहिए और उनके प्रवक्ताओं को सोचनी चाहिए। देश आपसे जवाब मांगेगा, देश आपसे ये पूछेगा कि जब आपके यहाँ दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए उत्तर प्रदेश में, तब अखिलेश यादव के मुंह पे टेप खिल गया था, तब आप अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे और उनकी पुलिस दलितों के अत्याचार पे ना निगाह रख करके उनके नेताओं की भैंसें खोजा करती थी। ये उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर था, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार हमेशा कटघरे में रही।
एक बड़ा विषय मैं बता दूं, अभी इन्होंने आवारा पशुओं का बड़ा विषय लेकर के आए। सोनम जी, दुनिया में सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत जी। 2022 में अखिलेश यादव ने ऐसा कोई मंच नहीं था जहां पे ये डुगडुगी ना बजाई हो आवारा जानवरों। जनता ने क्या किया? जनता ने क्या किया? आपको आईना दिखा दिया। तो इसलिए अपनी डुगडुगी को आप अभी संभाल के रखिए। अभी 2024 आने वाली है, फिर बजा लीजिएगा। अगर आपको आपकी अभी भी मन का कुछ भागते तो दोबारा बजा लीजिएगा। लेकिन विकास जी जैसे आप जनता का आईना कह रहे हैं, उसे विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। यही दिक्कत है। मैंने पहले ही कहा आपको कि लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आता है जब उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी के पास गुंडे भेज दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने इनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। तब उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है। तो तब उत्तर प्रदेश में दिक्कतें नहीं होती हैं जब समाजवादी पार्टी के लोग पर्चे वापस करा लिए करते थे। आपको डिम्पल यादव का वो कन्नौज का नामांकन याद है? नामांकन नहीं किसी को करने दिया गया था। लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा सदस्य का, देश की सर्वोच्च संसद का चुनाव था, और समाजवादी पार्टी के लोगों का वो अत्याचार ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तब आपको याद नहीं आती थी। आज आपको ईवीएम, क्योंकि आप हार रहे हैं तो ईवीएम खराब है, आपके खिलाफ अगर जांच बैठ जाए तो लोकतंत्र में हत्या हो जाती है। तो ये दोहराई चरित्र तो है समाजवादी पार्टी का। मैं फिर एक बात कहूंगा आपसे, मैं बता दूं आपको, 2014 में मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक रैली कर रहे थे। उसमें हेडलाइन बनी थी, दैनिक जागरण उठा के देख लीजिएगा, नहीं तो अपना नंबर दे दीजिएगा मुमताज जी, मैं भेज दूंगा आपको, क्योंकि मैं डिबेट जब करता हूं तो यथार्थ के साथ करता हूं। वहां पर एक सांड घुस आया और उस हेडलाइन ये थी कि अखिलेश यादव की सभा में सांड घुसने से मची अफरा तफरी। उस समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी ये बताएं मुझे अखिलेश यादव। तब आवारा जानवर, क्यों आवारा जानवर के आगे क्या सरनेम भी लगा दिया था आपने, इसलिए उन्हें छूट हो गई कि आवारा जानवर का भी सरनेम डिक्लेयर कर दिया था आपने कि आवारा जानवर का सरनेम है, इसलिए उसे आवारा जानवर नहीं माना जाएगा। जो आवारा जानवर 2017 के बाद से है बस वही आवारा जानवर है, उससे पहले के आवारा जानवर स्नेहा जी। हमने बहुत से आवारा जानवरों को ठीक कर दिया है, और चिंता न करिए, जो रहे बचे हैं वो भी आवारा जानवर ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैंने एक बहुत बुनियादी सवाल किया था इनसे कि पूरी समाजवादी पार्टी मिलकर के मुझे उसका जवाब नहीं दे पाई। क्या ऐसा कोई उदाहरण मिलता है आपको आज तक इस देश के इतिहास में जब देश के प्रधानमंत्री ने दलितों के पैर छुए हों? क्या आज से पहले ऐसे कभी उदाहरण आपको देखने को मिले हो? मुझे मुमताज जी बता दी। मुमताज जी, विकास जी के सवालों का जवाब दीजिए। ठीक बात है। आपके नाम बदलने से उत्थान हो गया। आपके ये देखिए दोहरा चरित्र, आपने एक महापुरुष के नाम पे नगर, दलित महापुरुष के नाम पर नगर बसा, उसका नाम बदल दिया तो उत्थान हो गया। हाथरस को हाथरस कर देने से उत्थान हो गया क्या? बताइए ना मुमताज जी। ये देश जानना चाहता है आपसे कि जब आप इटावा के अंदर दलितों को सुरक्षित नहीं रख पाते अपनी सरकार के अंदर, तो आप सरकार में आने के बाद और क्या ही करते होंगे, ये बताइए पूरे देश को। जानना चाहता है मुमताज जी। ऐसे डिबेट में बैठ करके कुछ नहीं होने वाला। यथार्थ की बात यह है कि दलितों पर अत्याचार कराने में समाजवादी पार्टी नंबर 1 रही है, नंबर 1। बात मैं ही दे रहा हूँ ना आपको, मैं भी दे रहा हूँ कि अभी आपकी दो बातें हो गई कि दलितों के पैर छूने के से उत्थान नहीं हो गया, दलितों के पैर धोने से उत्थान नहीं हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने ज्योतिबा फूले नगर का नाम बदल दिया तो उत्थान हो गया। डेयरियों में आवारा पशु बंद करवाए थे। कम से कम योजना की जानकारी करिए भाई साहब। कामधेनु ऋण योजना है भाई साहब, वो कैसे बात कर रहे हैं आप? उसमें आवारा जानवर बंद करवाए थे। कुछ तो योजना की जानकारी रखिए। खैर कोई बात नहीं। मैंने समाजवादी पार्टी से एक सवाल क्या कर दिया, पूरी समाजवादी पार्टी के पास जवाब नहीं आया। मुझे अपने यहाँ कोई एक नेता नहीं बता पाए जिसने कभी दलितों को सच्चे मायने में सम्मान दिया हो। मुमताज जी, मुद्दे को भटकाइए नहीं। मुद्दा ये है कि दलित वोटरों को साधने के लिए अखिलेश जी का जो प्रयास है, क्या 2024 और निकाय चुनाव में उनको सफलता मिलेगी इससे?
अरे भाई अब सुनिए, बंगारू लक्ष्मण आप भूल गए। अब देखिए इनके झूठ का पुलिंदा खुल गया। इन्हें बताइए कि बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। आप पार्टी संगठन भारतीय जनता पार्टी का, आप बताइए आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव परिवार के अलावा बनाए? बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके यहाँ कितने यादव परिवार के अलावा है? आप बताइए मुमताज जी, मैंने बता दिया, आप भी बताइए, आप भी बताइए। अगर आपके अंदर शर्म है तो बताइए कि देश तो ये जानना चाहता है कि आपने कितने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। विकास जी, कि हमने बंगारू लक्ष्मण, विकास जी, मुमताज जी की, इन्होंने एक सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया सोनम जी। फिर अभी आप कह देंगे समय खत्म हो गया। इनसे पूछ लीजिए कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण थे और वो दलित समाज से आते थे। इन्हें बताइए कि इनके यहाँ कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं यादव परिवार के अलावा। ये दलित छोड़ भी नहीं तो इन्हें हमें बता देंगे। दलित तो इन्होंने छुआ भी नहीं होगा, क्योंकि दलित से तो ये छुआछूत मानते हैं। जी विकास जी, जिस तरह से मुमताज जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। ठीक बात है, बिल्कुल फेल है। माफियाओं को संरक्षित करने में फेल है, भ्रष्टाचारियों को बर्दाश्त करने में फेल है, बिल्कुल फेल है। मैं स्वीकार करता हूँ ये फेल है। मैं तो कहता हूँ अब उनकी नजर में तो फेल हो गई जिनके शासनकाल में दलित परिवार एक गाना बनाने पे विवश होता है, हाय हमारी जमीन कब्जाए ली, हाय दैया वो अखिलेश भैया। तो ऐसे गाने जिस सरकार में मुख्यमंत्री के लिए बने हो और वो यहाँ आकर के दलितों की वकालत करने लगे। आज आप संविधान याद आ रहा है कि असल में संविधान की आड़ में परिवार बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि संविधान तो बहाना है, असल उद्देश्य परिवार बचाना है। तो ये इनका एक उद्देश्य बन गया है, आज समाजवादी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो। आप देखिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, आप अपनी बातों पर कायम नहीं रह पाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने दलितों को संरक्षित किया, हमने दलितों को बनाया। अरे भाई, दलितों को संरक्षित किया, फिर इटावा में आपकी सरकार में दलितों पर अत्याचार क्यों हुए? ये हम नहीं कहते, ये पूरे देश और दुनिया और पूरा उत्तर प्रदेश कहता है। अरे भाई, जब आपकी सरकार में दलित इतना संरक्षित और सेफ था तो आखिर आपको क्या वजह पड़ी कि देवरिया के बरहज में दलित पूरे परिवार के साथ नरसंहार हो गया? आखिर क्या वजह आई? आज ऐसे हजारों उदाहरण है। स्नेहा जी, एक बात, सोनम जी, मैं आपको एक बात और अपडेट कर दूं कि जो 2015 में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 8,000 से ज्यादा केसेस दलितों के रजिस्टर किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें दुर्भाग्य देखिए 4,000 से ज्यादा केसेस, 50% से ज्यादा केसेस केवल और केवल जमीन कब्जे के थे। उन दलित परिवारों की जमीन पर कब्जे करा दिए इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने। तब इनको दलित प्रेम याद नहीं आता। विशुद्ध रूप से बगुला भगत हैं ये। इनके पास कोई विजन नहीं है, उधार के नेताओं के बल पर राजनीति कर रहे हैं। आप देख लीजिए, आज से पहले इनके पास बहुजन समाज से जुड़ा कोई नेता नहीं था। आज भी आपने जितने नेताओं के नाम गिनाए हैं, दुर्भाग्य से ये बहुजन बीएसपी से आए हुए नेता हैं। तो इसमें इनका कोई नेता नहीं है। आप अगर नामों को देखेंगे तो इसमें कोई समाजवादी पार्टी मूल का नेता नहीं है, समाजवादी विचारधारा का कोई नेता। अगर बात करें स्वामी प्रसाद होगा, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के तो 2022 में भी साहब ने बड़े हो हल्ले मचाए थे जी। नेवला याद होगा आप सबको। उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख समझना बंद करें ये विपक्षी दल। आप जब सत्ता में आते हैं, जब सत्ता से बाहर होते हैं तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, और सत्ता में आ जाते हैं तो आप सब लोग भेड़िए जैसा बर्ताव करते हैं। तो ये इस प्रवृत्ति से निजात मिली है उत्तर प्रदेश को, बड़ी मुश्किल से निजात मिली है इस उत्तर प्रदेश को। चाहे दंगा संस्कृति हो, चाहे कब्जा संस्कृति हो, और चाहे तुष्टीकरण की संस्कृति हो, आज इस उत्तर प्रदेश को अगर निजात दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की जनता ये समझती है कि दोबारा ऐसी संस्कृति में उसे वापस नहीं जाना। स्नेहा जी, एक स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है। आपने जितने नेताओं के नाम अभी गिनाए हैं, चाहे रामाचरण राजभर हो, लालजी वर्मा हो, इंद्रजीत सरोज हो, चाहे के गौतम हो, ये सारे के सारे बहुजन समाजवादी पार्टी से आए हैं। इसमें एक भी नेता समाजवादी पार्टी के जीन का नहीं है। जी विकास जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में